Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So guys, आज के इस वीडियो सेशन में जिस न्यूमेरिकल को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर और ये एक लेवल 1 प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम की खास बात ये है कि इस प्रॉब्लम को करने से आपको पोटेंशियल एनर्जी के जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी, और इनके ऊपर में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको अच्छे से समझने का मौका मिल सकता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और बहुत ही एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ये, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेसिक लेवल पे समझने में बहुत हेल्प कर सकता है आपका। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। जितना आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उतना ही स्ट्रेंथन होगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स की बात की गई है जिनके रेडियाई रेस्पेक्टिवली ए, बी और सी बताए गए हैं और इनके ऊपर जो चार्जेज हैं वो Q1, Q2, Q3 रेस्पेक्टिवली हैं। अब ये बोला जा रहा है कि जो बीच वाला स्फीयर है जिसका कि रेडियस b है उसके रेडियस को बढ़ा करके b प्राइम करना है लेकिन c से कम रखना है। और ऐसा करने के लिए हमें जो टोटल वर्क करना पड़ेगा डेल्टा W वो कितना होगा। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद कि इट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बदलने के लिए, किसी भी सिस्टम को एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी के दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को आप सेल्फ एनर्जी के कैटेगरी में भी देख सकते हैं और इंटरैक्शन एनर्जी के भी कैटेगरी में देख सकते हैं। सो बिफोर कि मैं इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एनर्जी की। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वो फॉर्म है जो कि किसी सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, लेट अस से दिस इज अ हॉलो स्फीयर और अ स्फेरिकल सेल और इसका चार्ज Q है। अब इमेजिन कीजिए इस सिस्टम को जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप इन्फिनिटी से पॉइंट चार्जेस को ला करके इस स्फीयर के सरफेस पे डालते जा रहे हैं और एक गिवन मोमेंट पे जब इस पे थोड़ा चार्ज आ गया है और उसके बाद आप फर्दर कुछ और चार्जेस को इंपोर्ट करके इन्फिनिटी से इसके सरफेस पे डालने वाले हैं। तो कहने का मतलब यहां पे आपको कुछ काम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंट जो होगा ही विल हैव टू परफॉर्म सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट is going to be stored as the potential energy of the system and there is nothing to interact with। तो इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया वो वर्क इस स्फीयर के सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सेल्फ एनर्जी होती है फॉर अ स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर दैट इज गिवन बाय kq square by 2r and self energy for the solid sphere is given by 3/5 kq square upon r। so ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू सेल्फ एनर्जी। इंटरैक्शन एनर्जी हम लोग जानते हैं कि लेट अस से कोई भी चार्ज है उसको अगर आप v पोटेंशियल वाले एक पॉइंट पे रखते हैं तो सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो Q इंटू वी हो जाती है। फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है और इसके सेंटर पे अगर मैं Q चार्ज रखता हूं और इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे टोटल चार्ज Q है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एट द सेंटर एट पॉइंट O व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेज ऑन द सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एट पॉइंट O होगा दैट विल बी गिवन बाय K चार्ज ऑन द स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर। मैं कैपिटल R को रेडियस ऑफ द स्फीयर कह रहा हूं। सो पॉइंट O पे ये पोटेंशियल है
और इस पोटेंशियल वाले पॉइंट पे एक स्मॉल चार्ज Q रखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूं इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस हॉलो स्फीयर एंड दिस पॉइंट चार्ज Q, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि इंटरैक्शन एनर्जी विल बी गिवन एज पॉइंट चार्ज Q इनटू द पोटेंशियल वेयर द चार्ज Q हैज बीन केप्ट, सो इट इज V0। तो आप यहां से कह सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R। नाउ एक और केस हम लोग डिस्कस कर लें कि अगर मेरे पास दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर हैं, लेट अस से इसका रेडियस स्मॉल r1 है और इसका रेडियस r2 है, इसके ऊपर चार्ज q1 है, इसके ऊपर चार्ज q2 है, तो इन दोनों स्फीयर का जो इंटरैक्शन एनर्जी होगा वो कितना होगा। तो एक बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो आप जानते हैं कि फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट अ सॉलिड स्फीयर और अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर बिहेव्स एज इफ ऑल ऑफ इट्स चार्ज हैज बीन केप्ट एट इट्स सेंटर। मतलब कि ये जो स्मॉल r1 रेडियस वाला हॉलो स्फीयर है उसके रेस्पेक्ट में जो r2 रेडियस वाला हॉलो स्फीयर है उसका कंप्लीट चार्ज, ऑल द चार्ज Q2 इज एन आउटसाइड चार्ज, और इस आउटसाइड चार्ज के साथ इंटरैक्शन करने के लिए जो Q1 चार्ज है वो ऐसा बिहेव करेगा कि वो इस स्फीयर के सेंटर पे लोकेटेड है। ऑल द चार्ज हैज बीन केप्ट एट द सेंटर ऑफ r1 रेडियस वाला स्फीयर। तो आप इस सिस्टम को इक्विवेलेंट मान सकते हैं टू अ सिस्टम जिसमें कि Q1 चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ये Q2 चार्ज वाला एक स्फीयर है जिसका रेडियस r2 है, और आप सिंपल इसी फॉर्मूले से इस सिस्टम की इंटरैक्शन एनर्जी को लिख सकते हैं। एंड यू विल ऑल्सो से दैट इन दिस केस इंटरैक्शन एनर्जी इज गोइंग टू बी K Q1 Q2 बाई R2। सो इन दिस केस जब हमारे पास दो स्फेरिकल सेल्स हैं और उस केस में आपको इंटरैक्शन एनर्जी की बात करनी है, सो इट इज K Q1 Q2 दोनों स्फीयर के चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर। हियर R2 इज द रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर। सो ये तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो सेल्फ एनर्जी, फॉर हॉलो स्फीयर मैंने आपको बताया, फॉर सॉलिड स्फीयर आपको मैंने बताया। फिर मैंने आपसे बात की इंटरैक्शन एनर्जी की, एक स्फेरिकल सेल और एक पॉइंट चार्ज का एग्जांपल लेकर के, और फिर मैंने बात की दो स्फेरिकल सेल का आपस में जो इंटरैक्शन एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाई द रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर, वो मैंने आपको बताया। इन तीनों चीजों को यूज करते हुए, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कंडीशन में हूं। तो कहने का मतलब है इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहां पे हमारे पास तीन हॉलो स्फीयर्स हैं, तीनों की अपनी एक सेल्फ एनर्जी होगी। फिर यहां पे तीन पेयर जनरेट हो रहे हैं और तीनों पेयर आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो उनका अपना एक इंटरैक्शन एनर्जी आएगा। फॉर एग्जाम्पल A रेडियस वाला स्फीयर B रेडियस वाले के साथ, B रेडियस वाला C के साथ और C वाला A के साथ, तो ये तीन पेयर बन रहे हैं आपके पास। तो तीन पेयर ऑफ इंटरैक्शन एनर्जी आएगा और तीन हॉलो स्फीयर का अपना सेल्फ एनर्जी आएगा। तो जब रेडियस B था तो इनका टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल सेल्फ एनर्जी प्लस टोटल इंटरैक्शन एनर्जी का एक वैल्यू आएगा, और जब इसका रेडियस B प्राइम हो गया तो वो वैल्यू अलग हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला ये जो चेंज होगा वो आपको बताएगा कि टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होना चाहिए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन द इनिशियल कंडीशन व्हेन द रेडियस ऑफ द इंटरमीडिएट स्फीयर वाज B. So I'll say initial potential energy. So let me say initial potential energy, and let us call it U initial, and this is going to be sigma of self energy, total self energy, plus sigma of interaction energy, I mean total interaction energy. तो चलिए तीनों स्फीयर की सेल्फ एनर्जी को लिखते हैं। ये तीनों हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर की वजह से जो इंटरैक्शन एनर्जी होती है वो हाफ KQ स्क्वायर बाई रेडियस होती है। तो चलिए लिखते हैं, पहले A के लिए लिखते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी हाफ K Q1 स्क्वायर बाई A, अगेन इट विल बी हाफ K Q2 स्क्वायर बाई B प्लस हाफ
C के लिए K Q3 स्क्वायर बाई C। तो ये हमारी तीनों स्फीयर की सेल्फ एनर्जी हो गई। इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हम लोग रिकॉग्नाइज कर सके। फिर अब आती है सेल्फ एनर्जी के बाद इंटरेक्शन एनर्जी की बात। तो इंटरेक्शन एनर्जी को पहले ए और बी के लिए लिखते हैं। ए और बी रेडियस वाले स्फीयर का जो इंटरेक्शन एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा। तो देखिए ए वाले स्फीयर के ऊपर Q1 चार्ज है, बी वाले के ऊपर Q2 चार्ज है और बड़े वाले स्फीयर का रेडियस दैट इज बी। सो आई एम गोइंग टू राइट के Q1 Q2 बाई बी। अब चलिए बी वाले स्फीयर और सी वाले स्फीयर की बात करते हैं। बड़ा रेडियस सी है, सो आई विल से प्लस के Q2 Q3 बाई सी। एंड लास्टली I will write the interaction energy for the pair of charge Q3 and Q1. तो Q1 into Q3 और बड़ा रेडियस जो हो गया वो C हो गया। So let me write plus K Q1 Q3 by the bigger radius which is C. So this is the total potential energy for the initial configuration, for the initial state. Now we will talk about the final state. जब इंटरमीडिएट स्फीयर का जो रेडियस है वो बी प्राइम हो चुका है, इस मोमेंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी। अगेन विल हैव टू राइट द टोटल 6 टर्म्स, 3 फॉर सेल्फ एनर्जी एंड 3 फॉर इंटरेक्शन एनर्जी। सो लेट्स प्रोसीड। सो वी विल से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, let us call it U final, and again it is going to be self energy total plus interaction energy total. Okay, so the only change in the self energy will be for the intermediate sphere. अब इसका रेडियस b प्राइम हो गया है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि पहले वाले स्फीयर का जो सेल्फ एनर्जी रहेगा वो अनचेंज रहेगा, हाफ के क्यू स्क्वायर के Q1 स्क्वायर बाई ए। दूसरे वाले का चेंज हो जाएगा, चार्ज सेम है, सो हाफ के Q2 स्क्वायर बाई रेडियस अब की बार b प्राइम हो गई। नेक्स्ट Q3 का जो सेल्फ एनर्जी है वो सेम रहेगा, सो हाफ के Q3 स्क्वायर बाई C, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। सो आई हैव रिटन द टर्म्स फॉर सेल्फ एनर्जी फॉर ऑल द स्फीयर्स। नाउ लेट मी राइट द टर्म्स फॉर इंटरेक्शन एनर्जी फॉर ऑल द पेयर्स। तो पहले फर्स्ट और सेकेंड स्फीयर की बात कर लेते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी के Q1 Q2 एंड divided by the radius of the bigger sphere, and this time the radius of the bigger sphere is b prime, so let me write b prime here, plus now let us write the interaction energy for second and third sphere, और ये जो है हो जाएगा k Q2 Q3 upon radius of the bigger sphere which is c, so divided by c, plus लास्टली हम लोग फर्स्ट और थर्ड का इंटरेक्शन एनर्जी लिखते हैं। इट इज के Q1 Q3 बाय द रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर, सो इट इज C. सो आई विल से के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय C. एंड नाउ आई कैन से दैट वर्क डन रिक्वायर्ड इज डेल्टा U और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और देखिए ये टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसमें से कितने टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो हम पता कर लेते हैं, और जो बच जाएंगे उसको हम लोग यहां पे लिख लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, इट विल बी कैंसल्ड आउट। ये अलग है, इसको रहने देते हैं। ये दोनों टर्म्स सेम है तो इसको भी खत्म कीजिए। ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, रहने दीजिए। ये दोनों टर्म्स सेम है, खत्म कर दीजिए। अगेन ये दोनों टर्म्स सेम है, इसको भी एलिमिनेट कीजिए। नाउ आई एम हैविंग टोटल 4 टर्म्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू के फॉर्म में। सो इट इज गोइंग टू बी के Q2 स्क्वायर बाई 2b प्राइम माइनस के Q2 स्क्वायर अपॉन 2b, एंड लेट अस राइट दिस टर्म। So plus k Q1 Q2 upon b prime minus k Q1 Q2 by b, and I can take k Q2 as common, और ऐसा करने से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि k Q2
और अब अपने पास आ गया Q2 बाई 2b प्राइम माइनस Q2 बाई 2b प्लस यहां पे अपने पास Q1 बाई b प्राइम माइनस Q1 बाई b. So this is the work done required, or to say it is the total change in potential energy while we will increase the radius of the intermediate sphere from B to B prime. तो B से B प्राइम करने के बाद जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वही अपना वर्क डन रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट आएगा और यही हमारा आंसर है. तो गाइज आपने ध्यान दिया होगा कि सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी को डीपेस्ट लेवल पे समझने के लिए ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल था और उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बहुत क्लैरिफिकेशन मिला होगा आप लोगों को और वीडियो भी पसंद आई होगी. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मैं लेकर के आता रहूं, then do subscribe my channel, like this video, share it, and if you have any doubts, do ask me in the comment section. Thanks for watching the video. See you next time. Till then, goodbye. Take care.